हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाटॉमी की आंसर राइटिंग के बारे में। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बच्चों के बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर एनाटॉमी की आंसर राइटिंग कैसे करनी है। एक्चुअली हर एक सब्जेक्ट की मुझे लेनी है। पहले मैं एनाटॉमी से शुरू कर रहा हूँ। अगर आप इसमें नीचे कमेंट कर दो मुझे वीडियो के नीचे बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, अगर आप कहोगे तो मैं बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के भी वीडियो बना दूंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ओके, सो अगर मेरे पास कमेंट्स होंगे सो आई विल डू इट। सी, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगा बेसिक कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एनाटॉमी के लिए करना क्या क्या होता है। देखो यार, आपको 206 बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, सारी 206 बोन्स आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस सब के पीछे नहीं पड़ना। बोन्स के बारे में पहली चीज़ बता देता हूँ। सिर्फ बोन उठा करके उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाना कि बोन कौन सी, नाम क्या है उस बोन का, लेफ्ट साइड की है राइट साइड की है, बोन के पार्ट्स, उसके कुछ मसल्स एंड अटैचमेंट्स। अगर आप एक या दो अटैचमेंट भी अगर आपको किसी बोन के आते हैं, प्रॉपरली आते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। कुछ एक दो बोन होंगे जैसे फीमर हो गई, ठीक है, या टीबिया हो गई, या आपकी पेल्विक बोन हो गई, ठीक है, या ह्यूमरस हो गई, रेडियस अल्ना हो गई। कुछ बोन्स आपकी होंगी जिनको आप, जिनके 8-10 अटैचमेंट याद कर सकते हो, थोड़ा बहुत करके जा सकते हो, उसके पार्ट्स ढंग से याद करके जा सकते हो। बाकी मोस्ट ऑफ द बोन्स सिर्फ अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, एक दो अटैचमेंट्स भी बता दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आपसे सारी बोन्स आपको आती हो इसकी उम्मीद नहीं की जाती। अपर लिम्ब की एक बोन कर लो, लोअर लिम्ब की एक बोन ढंग से कर लो, एक बोन थोरेक्स की कर लो, एक आप स्कल की कर लो। इस तरह से आपका काम यूजली चल जाएगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो बोन्स में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है, बहुत डिटेल में बोन्स को करना नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आपको एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन आता हो, आप बोन उठाओ तो आपको पता हो कि इस बोन का नाम क्या है, एंड आप वाइवा के टाइम पे कुछ बोल पाओ। ठीक है, डिपेंड, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कॉलेज प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, आप एम्स में हो या कहाँ पर हो, हर जगह पे ये चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है, फिर देखो हिस्टोलॉजी जो होती है सेकंड पार्ट, मैं धीरे धीरे करके उन चीज़ों पे जा रहा हूँ जो लेस इंपॉर्टेंट है, पहले उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आऊँगा भी आंसर राइटिंग पर। हिस्टोलॉजी में देखो, जो स्लाइड्स होती हैं उनको अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। आइडेंटिफिकेशन हो जाए, आपको बेसिक डायग्राम बनाते आता हो। ठीक है, जैसे मान लो किडनी आ गई, ठीक है, नेफ्रो का आपको कोई स्लाइड मिल गया या बोन का मिल गया, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से स्लाइड ना, कोई आपको डायग्राम बनाते नहीं बनेगा, चल जाएगा। ठीक है, रफ अगर आपको एक डायग्राम आता है एंड दैट तो आपको लेबलिंग आती है कि इसमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है, अगर इतना केवल आपको पता है उससे आपका काम चल जाएगा। बेसिक नॉलेज से काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हिस्टो की डिटेल आपसे नहीं पूछी जाती। तो ये दो चीज़ें हैं जो एनाटॉमी में आती हैं, जिनका सिग्निफिकेंस है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं डिसेक्शन पे। देखो, डिसेक्शन हॉल में आपको जाना रेगुलरली है, वहाँ की अटेंडेंस जो होती है बहुत मायने रखती है। अगर डिसेक्शन हॉल में आपकी अटेंडेंस सही नहीं है तो वो आपको ना एनाटॉमी का एग्ज़ाम देने में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। और एनाटॉमी डिपार्टमेंट ही जो होता है यूजुअली हर कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो अटेंडेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आप डिसेक्शन करते हो मोस्टली क्या होता है कि एक कैडेवर में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, लोग ज़्यादा होते हैं, कैडेवर तो एक ही है। ठीक है, 15-20 लोग, 25 लोग होते हैं एक कैडेवर पे। तो इससे डिसेक्शन करने में हमको ये प्रॉब्लम आती है कि हर हर एक को हैंड्स ऑन नहीं मिल पाता। बट इफ़ यू कैन, यू शुड ट्राई टू डू द डिसेक्शन योर सेल्फ। कोशिश करो कैडेवर पर आप खुद डिसेक्शन करो। ठीक है, साथ में जो टॉपिक चल रहा है कॉलेज में अगर आप पढ़ पाते हो तो एटलीस्ट घर पे आकर के एनाटॉमी में उसी टॉपिक को पैरेलली पढ़ने की कोशिश करो। नहीं पढ़ पाते हो कोई बात नहीं, उसके वीडियोस देख लो, 3D एनिमेशन देख लो, कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में आप बेसिक नॉलेज लेते हुए चलो। ठीक है, कनिंघम डिसेक्शन मैनुअल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं यूज़ करना चाहो तो वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, जितने वीडियोज़ एंड 3D एनिमेशंस आप देख सकते हो ऑनलाइन, जितना आप यूट्यूब पे के वीडियोस देख सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के, ताकि आपको 3D ये समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है, कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ नीचे है। जितना आप एनाटॉमिकल रिलेशन समझ पाओगे, आपके दिमाग में बैठे होंगे, उतना आपको एनाटॉमी आसान लगेगी और आपको आगे भी उतना ही ईजी लगेगी पढ़ाई। ठीक है, ऑर्गन्स जो होते हैं, चाहे वो आपके हार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लंग्स की बात कर रहा हूँ, किडनी की बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी ये आप चाहे स्टमक की बात करो, ये आपके ऑर्गन्स जो होते हैं इनको पढ़ना समझना सबसे आसान होता है क्योंकि ये सबसे ईजिली दिखते हैं, आप इनको हाथ में होल्ड कर सकते हो और इनके बारे में, इनके रिलेशंस को पढ़ना सबसे आसान होता है। तो प्रैक्टिकल्स के लिए अगर मैं आपको बात करता हूँ तो ऑर्गन्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। स्टार्टिंग से ही ऑर्गन्स को प्रिपेयर करते हुए चलना, उनके बारे में थोड़ा बहुत अगर अपने पास नोट्स लिख पाओ, अलग से हैंड रिटन नोट्स बना पाओ कि प्रैक्टिकल के लिए आप करके क्या क्या जा रहे हो, तो दैट थिंग विल हेल्प यू अलॉट। सो ऑर्गन्स प्रिपेयर कर लेना प्रॉपरली, ऑर्गन्स विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, शॉर्ट नोट्स अगर आप बना सकते हो, कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली आपका मेन काम अभी आपके एनाटॉमी के लिए ये होना चाहिए कि आप चीज़ें कंसोलिडेट करो,
एक जगह लिखो, एक जगह इकट्ठी करो, ताकि आप लास्ट में उस चीज़ को प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाओ। इसीलिए मैं नोट्स के बारे में इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, रटना बहुत सारा आपको पड़ेगा, आपको चीज़ स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है। उस टाइम पर ना आप आंसर छांटने का काम नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये काम आप अभी से करते हुए चलो, ताकि आप बाद में सिर्फ रटने पे फोकस कर पाओ, बाद में सिर्फ आप याद करने पे फोकस कर पाओ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन यार मुझे ना बहुत सारी चीज़ें आपको एनाटॉमी के बारे में बतानी थी। दैट्स वाई आई एम गोइंग इन दैट डेप्थ। ठीक है, फिर बात करते हैं एम्ब्रोलॉजी की। एम्ब्रोलॉजी में इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एम्ब्रोलॉजी के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, पिछले 5 साल के यूनिवर्सिटी के पेपर्स उठाओ, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से ये देख लो कि एम्ब्रियो पे क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे अभी मैं आंसर राइटिंग में एक लूँगा पैंक्रियास का, ठीक है, तो आपको ना ऑर्गन वाइज या आपको सिस्टम वाइज अलग से क्वेश्चंस पूछे गए। एम्ब्रियोलॉजी स्पेसिफिकली पर कुछ नहीं पूछा जाता है, वो किसी ना किसी क्वेश्चन का यूजली पार्ट होता है। तो आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया है केवल उसको ही ढंग से कर लो। एम्ब्रियोलॉजी की ना तो आपको पूरी एक किताब पढ़ने की ज़रूरत है, केवल अगर आप क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में उतना ही कर लेते तो उतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सो बेसिक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट। होल बुक इज़ नॉट नीडेड टू बी रेड, इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। चलो अब शुरू करते हैं आंसर राइटिंग। ये आंसर राइटिंग करी कैसे जानी है, तो ये हम शुरू करते हैं अब आंसर राइटिंग को। देखो ये एक पेपर मैंने ले रखा है, सैम्पल पेपर। ये एम्स कल्याणी का ये पेपर है, ठीक है, अगस्त 2024 का, मतलब जस्ट पिछले साल का, पिछले साल का ये पेपर है। ओके, और ये एनाटॉमी का है, तो पेपर 2 अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पेपर 2 तक के सिलेबस तक आप पहुँचे नहीं होगे। ठीक है, मैं आपको पेपर 1 दिखा देता हूँ। पर बेसिक चीज़ आप एक बात समझो कि पेपर आपका एनाटॉमी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, पेपर 2 जो होगा वो भी आपका 100 नंबर का होगा, है ना। तो इस तरह से आपके 200 नंबर के टोटल पेपर होंगे। 100 नंबर का पेपर 1, 100 नंबर का पेपर 2, और एक 100 नंबर के पेपर में आपका एक पेपर होगा 3 घंटे का। तो जैसे पेपर 2 है, ठीक है, एंड पेपर 2 जो होगा ये आपका 100 नंबर का होगा। अब देखो, आप 100 नंबर का पेपर 3 घंटे का होना है, इसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो। देखो, एक लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, फिर 5 शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर 5 ब्रीफ क्वेश्चन। ये उसका सेक्शन ए हुआ जो 25 नंबर का था। फिर 25 नंबर का सेक्शन बी, ठीक है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन, उसके बाद 5 नंबर के 5 छोटे क्वेश्चन और उसके बाद फिर 3 नंबर के 5 छोटे और क्वेश्चन। मतलब आपको एक पेपर में, 100 नंबर के पेपर में 3 घंटे के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। ये 3 पार्ट्स हो गए, 3, ये 5, 8 और 5 13। ये 13 और दूनी 26, ठीक है, ये 26 क्वेश्चन आपको लिखने हैं 3 घंटे के अंदर। मीन्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है ना तो आपके पास 2 मिनट का टाइम होता है लिखने का। मतलब अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम दे पाओगे लिखने का, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम हॉल में। दैट इज़ वाई आपको चीज़ स्पेसिफिकली बहुत रटी हुई होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली आपके पास जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब का आपके पास आंसर होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या आती है कि या तो बच्चों को जो आंसर आते हैं उसमें बहुत भयंकर भरने में लगे हुए होते हैं लिखने में, और उनको बाद में समझ में आता है कि उनके पास टाइम कम पड़ गया आंसर लिखते लिखते। या फिर क्या हो जाता है कि आपको एग्ज़ाम में चीज़ याद ही नहीं आती, या जो जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ करके ही नहीं आए। इतना सारा है एनाटॉमी, इतना सारा है, इतना सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखना है तो यू नीड वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, आपको स्पेसिफिक चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए। दैट्स वाई कोर्स बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है। पिछले 5 साल के अगर यूनिवर्सिटी के पेपर कर लोगे उतने से भी आपका काम चल जाएगा। आपको बहुत लिमिटेड लिख करके आना है। मीन्स अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर के हिसाब से ही लिखना है। और अगर आप अपना कोर्स कंसोलिडेट नहीं करोगे, लिमिटेड क्वेश्चंस करके नहीं जाओगे, ढंग से रट के नहीं जाओगे, तो एग्जाम में आपको स्पेसिफिक आंसर जो लिखना है वो याद ही नहीं आएगा। जो क्योंकि आप चीज़ों में कन्फ्यूज़ होगे एग्जाम में, फिर आप सोचने में टाइम लगाओगे और इतने में टाइम निकल जाएगा, आपको आंसर लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ना सिर्फ आपको वहाँ पेपर कंप्लीट करना है, आपको चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए ताकि आप फटाफट लिखते जाओ। ओके, दैट इज़ वाई आपको लिमिटेड क्वेश्चन करके जाने हैं, और वही क्वेश्चंस करके जाने हैं ढंग से जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट करती है। ठीक है, इसलिए आपको कंटेंट वो फोकस करना है जो आपके यूनिवर्सिटी में आज तक पूछा गया है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये मैं बात करता हूँ पेपर 1 की। ठीक है, पेपर 1 में क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, जनरल एनाट, जनरल हिस्टो, जनरल एम्ब्रियो, जेनेटिक्स, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। आपकी हो सकता है यूनिवर्सिटी में पेपर 1 में कुछ और आता हो, पेपर 2 में कुछ और आता हो, इसलिए आपका पहला काम यह है कि खुद ये पता करो कि किस सब्जेक्ट में पेपर 1 में कौन सा चैप्टर्स आते हैं एंड आपके पार्ट 2 में कौन से चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने एक तो लॉन्ग क्वेश्चन दिया, ठीक है, उसके 1 नंबर के 2 पार्ट्स कर दिए, फिर 4 नंबर के 2 पार्ट्स कर दिए, और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए, उसके बाद फिर 3 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए, उसके बाद पार्ट बी था, उसमें फिर 10 नंबर का एक क्वेश्चन था, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए, और 3 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए। अब सबसे अच्छी बात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की ये होती है
कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे मान लो सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, ये न सिर्फ इनका आया है इस पेपर में, ये पिछले 5 साल से आ रहा है बार बार। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ये है कि आने वाले पेपर में फिर हो सकता है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 5 नंबर का ही रिपीट हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है इंटीरियर्स ऑफ एनल कैनाल, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हो सकता है कि अगले साल फिर रिपीट हो जाए 5 नंबर का, ठीक है। डिटेल डिस्क्राइब इन डिटेल द पैंक्रियाज अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स, ठीक है, तो पैंक्रियाज के मान लो पार्ट्स, रिलेशन, ब्लड सप्लाई और डेवलपमेंट पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन हो सकता है कि अगले साल 10 नंबर की जगह जो होगा हो सकता है 5 नंबर में आ जाए, लेकिन होगा सेम क्वेश्चन ही रिपीट। देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट द सेम क्वेश्चन विल बी रिपीटेड। इसलिए 50% पेपर तो आपका, 50 से 60% पेपर तो एग्जैक्टली सेम टू सेम रिपीट हो जाता है। इसलिए पेपर आपके लिए निकालना आसान है अगर आप उस लिमिटेड मटेरियल को जो पूछा गया है अभी तक उसको आप ढंग से कर लेते हो तो, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, पेपर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये आपके हर सब्जेक्ट के साथ ही सेम कहानी है। तो अब हम जाएंगे ये देखने के लिए कि आंसर लिखा कैसे जाता है, आंसर के अंदर बेसिकली हमको चीज़ें ऐड क्या क्या करनी है। ओके, तो एक सैम्पल पेपर मैंने आपको दिखा दिया। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट पे क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यूजली ये मैंने क्वेश्चन ऐसा कॉमन क्वेश्चन उठाया हुआ है जो बहुत कॉमन है, आता रहता है, ठीक है। ये आंसर जो मैंने लिया है ये लिया है मैंने BDC से, ठीक है, BD84। आप खोल लेना बुक, इस पर्टिकुलर टॉपिक को खोल लेना जो मैं बता रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द वेज हाउ टू राइट ए आंसर। तो से फॉर एग्जाम्पल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट पे क्वेश्चन आया। अब ये एक डायग्राम है जो BDC के अंदर दिया हुआ है, लिम्फेटिक नोड्स ड्रेनिंग द ब्रेस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स हैं, एपिकल नोड है, एंटीरियर एक्सिलरी, सेंट्रल एक्सिलरी, लेटरल एक्सिलरी नोड्स हैं, पोस्टीरियर एक्सिलरी नोड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये इंटरनल मेमोरी नोड्स हैं। ये एक डायग्राम अगर आपने बना दिया तो आपका क्वेश्चन अगर मान लो 5 नंबर का भी था तो 2.5 नंबर केवल आपको इस डायग्राम से मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप इसी सेम चीज़ को जो डायग्राम में आपके बना हुआ है, इसी सेम चीज़ को आप थ्योरी में लिखना चाहो आप लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो चल जाएगा आपका काम। लेकिन ये जो डायग्राम अगर आपने बना दिया ना, यही आपके पूरे आंसर का क्रक्स था। अब अगर मान लो तो आपने कहानी तो पूरी लिख दी, ठीक है, ये जो कहानी दी हुई है, मान लीजिए आपने कहानी पूरी लिख दी, लेकिन ये डायग्राम आपने नहीं बनाया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए जो डायग्राम है, डायग्राम इन एनाटमी, डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी आंसर के सबसे पहले देखो कि इसका डायग्राम क्या बनाया जाना है। थ्योरी रटने बाद में जाना, सबसे पहले देखो डायग्राम कौन सा बनाया जाना है। टाइम कम पड़ेगा एग्जाम हॉल में तो तुम सीधे डायग्राम बनाओगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम थ्योरी नहीं लिखोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, पर डायग्राम से नंबर मिलते हैं, डायग्राम बनाना ही बनाना है। दैट्स वाई BDC इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, क्योंकि उसमें डायग्राम्स बहुत सारे दिए हुए हैं। सबसे पहले आप बनाओगे डायग्राम, ठीक है। अब देखो लिम्फेटिक वेजल के बारे में फिर आप लिख सकते हो, सुपीरियर लिम्फेटिक ड्रेन जो वेजल्स थी, दे ड्रेन द स्किन ओवर द ब्रेस्ट एक्सेप्ट द निप्पल एंड द एरियोला। द डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन द पेरिंकाइम ऑफ द ब्रेस्ट, दे ऑल्सो ड्रेन द निप्पल एंड द एरियोला। ये मैंने BDC से ही उठाई है लाइन, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना कुछ जो BDC में कंटेंट दिया हुआ है उसमें से लिखना आपको लिमिटेड चीज़ ही केवल आपको लिखने की है और वही आपके काम की है। इसलिए नोट्स बनाया जाना ज़रूरी है ताकि आप लास्ट में वही चीज़ें पढ़ करके जाएँ जो आपके काम की हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और दिया हुआ था अबाउट 75% ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्रेन्स इनटू द एक्सिलरी नोड, 20% इनटू द इंटरनल मेमोरी नोड्स एंड 5% इनटू द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स। आपको याद रहता है, आप ये पार्ट भी लिखाते हो, ठीक है, नहीं तो वो जो पहला डायग्राम दिखाया था वो डायग्राम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू मेक इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक डायग्राम और दिया हुआ था सब एरोलर लिम्फ प्लेक्सस ऑफ सैपी, ठीक है, बट ये डायग्राम दिया हुआ था, बट मुझे कहीं से कहीं तक किसी भी हिसाब से लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट के अंदर इस एक डायग्राम को बनाने का कोई सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आया। केवल मैंने इस डायग्राम को ले लिया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केवल आपको रेलिवेंट डायग्राम्स ही बनाने हैं, भले ही 50 डायग्राम क्यों ना दिए हुए हो, ठीक है। फिर एक डायग्राम और दिया हुआ था डीप लिम्फेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट पासिंग टू द एपिकल लिम्फ नोड्स एंड द स्ट्रक्चर पियर्सिंग द क्लेविपेक्टर और फेशिया, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपके आंसर के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट अगर एक आंसर के मल्टीपल डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, आपको सबसे रेलिवेंट जो डायग्राम है केवल उसको यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स भी आपको याद नहीं रहेंगे। इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन, लिमिटेड डायग्राम, लेकिन बार बार ढंग से करके जाना है, यही पास करने का इकलौता तरीका है। अनटिल अनलेस आप एक जीनियस हो, आपने दिन में रोज़ 12-12 घंटे MBBS के टाइम पे पढ़ाई करी है, जो कि मैंने तो नहीं करी थी और मैं किसी को सलाह भी नहीं देता, ठीक है। पर अगर किसी ने कर रखी है तो वही इंसान जो है बहुत डिस्टिंक्शन और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दैट इज़ मतलब दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मिनिमम मैंडेटरी हैं, जो मिनिमम तो आपके लिए ज़रूरी है ही हैं, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, एक चीज़ होती है क्लिनिकल एनाटमी। अब एक बात समझना, किसी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हो या ना पूछा हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन क्या है। आप अगर क्लिनिकल एनाटमी लिख देते हो, क्योंकि क्लिनिकल एनाटमी को याद करना आसान है, ठीक है, क्लिनिकल एनाटमी याद करना आसान है, तो अगर आप क्लिनिकल एनाटमी लिख देते हो तो आपको आधा 1 नंबर ज़्यादा मिल जाता है,
और कई बार क्या होता है कि जब हमको मेन आंसर ध्यान नहीं होता तो क्लिनिकल एनाटॉमी के भरोसे कम से कम 1-1.5 नंबर हम ले सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन था, मान लो तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान ही नहीं है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पूरे 5 के 5 नंबर चले जाएंगे, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखो, फिर क्लिनिकल एनाटॉमी लिख दो। कुछ लिखा हुआ होगा कॉपी में, एग्जामिनर के पास कम से कम 1-2 नंबर देने का मौका होगा, जो ये 1-1, 2-2 नंबर बाद में बहुत काम में आते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ये केवल अभी काम में नहीं आएगी, इस तरह के आपको फाइनल ईयर तक जब आप एग्ज़ाम पास करोगे तब तक के लिए काम की चीज़ें हैं। सो से फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल एनाटॉमी सिंपल सा था, और क्लिनिकल एनाटॉमी यूजली बहुत ही ईजी होती है। आप अपने हिसाब से उसमें इतनी सारी क्लिनिकल एनाटॉमी दी हुई है, जो आपको 5-7 जो दिए हैं पॉइंट्स, उसमें से 1-2 जो पॉइंट अच्छे लगते हैं वो आप उठा लो। ठीक है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फ वेजल्स बाय कैंसर सेल्स में प्रोड्यूस एडेमा ऑफ द स्किन गिविंग राइज टू एन अपीयरेंस लाइक दैट ऑफ द स्किन ऑफ एन ऑरेंज प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। ठीक है, प्यूडी ऑरेंज पे और भी पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे लिखा, लेकिन आप 1-2 अपने हिसाब से क्लिनिकल एनाटॉमी के पॉइंट्स उठा सकते हो। बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट अकर्स अक्रॉस द मिड लाइन, cancer may spread from one breast to another, and because of the communication of the lymph vessels with those in the abdomen, cancer of the breast may spread to the liver and cancer cells may drop into the pelvis producing secondaries there। तो देखो, मैंने क्लिनिकल एनाटॉमी भी उठाई तो मैंने वही पॉइंट्स उठाए जो मुझे पता था कि मुझे याद करना सबसे आसान पड़ेंगे, इसलिए क्लिनिकल एनाटॉमी हर आंसर में, बड़े आंसर में तो खास करके लिखनी ही लिखनी है। 1-2 पॉइंट्स याद करके जाओ, सबसे सिंप्लीफाइड वाले, वो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर देखो अभी तक की कहानी से क्या समझ में आया, डायग्राम्स पे फोकस करना है, पॉइंट्स की बजाय अगर आप फ्लो चार्ट में किसी चीज़ को लिख पाते हो, एनाटॉमी में भी, कि ये लिम्फ नोड था, इसके बाद ये लिम्फ नोड था, इसने इसमें ड्रेन किया, इसमें ड्रेन किया, किसी भी तरीके से अगर आप पॉइंट वाइज चीज़ को लिख पाते हो जो बहुत सिंप्लीफाइड हो, जो एग्जामिनर को पढ़ना ईजी हो, या फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख पाते हो, इट विल गिव यू मोर मार्क्स। कॉपी भी थोड़ी जल्दी ज़्यादा भर जाएगी, कम पॉइंट्स आप लिखोगे और देखने में भी सुंदर लगेगा, एग्जामिनर को चेक करना भी ईजी पड़ेगा। एंड क्लिनिकल एनाटॉमी इज़ द थिंग दैट कैन बी यूज्ड इन एवरी आंसर, जिससे आप आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में ये आधा 1 नंबर बहुत काम में आते हैं। ओके, फिर जैसे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है क्यूबोइडल फोसा पे। ठीक है, क्यूबोइडल फोसा में भी ये देखो, उन्होंने मान लो पूछे आपसे बाउंड्रीज ऑफ क्यूबोइडल फोसा या कंटेंट्स ऑफ क्यूबोइडल फोसा, तो बाउंड्रीज में देखो, यहाँ ये राइट क्यूबोइडल फोसा बना हुआ है, अगेन ये डायग्राम मैंने लिया है बीडीसी से। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, ये हमारा क्यूबोइडल फोसा है बीच में, ये प्रोनेटर टेरिस मसल है, ये इसका एपेक्स है, और ये हमारा बेस ऑफ क्यूबोइडल फोसा है। टोटल बस इतना ही दिख रहा है। आप सिर्फ ये डायग्राम बना दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डायग्राम बनाने से आपका काम चल जाता है, पर क्या होता है कि चूँकि हमने डायग्राम बनाया तो डायग्राम देख के हमको आंसर भी याद आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं। बट कभी आपको टाइम अगर कम पड़ रहा है एग्जाम हॉल में और आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं अगर सिर्फ डायग्राम बना दूँ, मैं इतना ही बना पाऊंगा क्योंकि मुझे अगले क्वेश्चन पर जाना है, सिर्फ डायग्राम बनाओ, आगे बढ़ जाओ, आधा नंबर कट जाएगा लेकिन फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने जैसे डायग्राम बनाया, अगर आपको डायग्राम याद है तो आप लिख सकते हो कि लेटरली क्यूबोइडल फोसा कौन बनाता है, मिडल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस, तो ये ब्रेकियोरेडियलिस रेडियलिस है, इसके जो मिडल बॉर्डर है ये क्यूबोइडल फोसा की लेटरल बॉर्डर बना देगी। प्रोनेटर टेरिस है, उसकी ये जो हमारी लेटरल बॉर्डर है वो इसकी मिडल बॉर्डर बना देगी। ठीक है, बेस जो होगा क्या बना रहा है, जो हमारे दोनों एपिकॉन्डाइल्स हैं उनको एक इमेजिनरी लाइन जो है अटैच कर रही है, वो इसका बेस बना रहा है। और एपेक्स क्या है, इन दोनों मसल का जो ट्रांजेक्शन है, जो जहाँ पे एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रही है, वहाँ पर जाकर के एपेक्स बन जाएगा। तो एपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इज फॉर्म बाय द मीटिंग पॉइंट ऑफ द लेटरल एंड द मिडल बाउंड्रीज। ओके, सो दिस पार्ट is not that important, but this is very important. So the main thing is in answer writing is your diagrams are the base of the answer. डायग्राम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनका डायग्राम आपको मिला ही नहीं, जैसे मान लो वो पूछ रहा है कि क्यूबोइडल फोसा का रूफ किससे बन रहा है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। अब देखो सुपरफिशियल, अब मैं चूँकि मैंने ये कंटेंट भी बीडीसी से उठाया है, तो देखो मैंने पहला पॉइंट लिखा सुपर स्किन, दूसरा मैंने लिखा सुपरफिशियल फेशिया। अब उसने सुपरफिशियल फेशिया के आगे बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, कंटेनिंग द मिडिल क्यूबोइडल वेन जॉइनिंग द सेफेलिक एंड द बेसिलिक वेन, द लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोर आर्म लाइज अलॉन्ग विद सेफेलिक वेन एंड द मिडिल क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोर आर्म अलॉन्ग विद द बेसिलिक वेन। इतनी पूरी कहानी है जो पीछे की है ना, ये वाली जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये अगर मेरे को नहीं आती है या मैं ना पढ़ के जाऊँ तो भी चल जाएगा मेरा काम। मुझे केवल 4 चीज़ें लिखनी है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, ख़त्म बात। हमको सिंप्लीफाइड रखना है क्योंकि हमको इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं कि हमसे कुछ ना कुछ चीज़ें मिस होंगी। तो स्टार्टिंग से थोड़ा सिंप्लीफाइड लिखो, कम आंसर से याद करो लेकिन जो याद करो बहुत ढंग से याद करो। ठीक है,
फ्लोर इज मेड बाय ब्रेकियालिस एंड बाय द सुपाइनेटा सराउंडिंग द अपर पार्ट ऑफ द रेडियस। ठीक है, इसका कोई ढंग का अगर डायग्राम अवेलेबल होता तो मैं बना देता, मुझे ढंग का डायग्राम कोई मिला नहीं। ठीक है, फिर देखो कंटेंट्स जो हैं, अब आपको कंटेंट्स लिखने मान लो क्यूबोइडल फोसा के, अगेन आपके पास डायग्राम है। ठीक है, मीडियन नर्व हो गई, ब्रेकियल आर्टरी हो गई, बाइसेप ब्रेकाई हो गया, रेडियल नर्व हो गई, प्रोनेटर टेरिस, बाइसेप्टल एपिड्यूरोसिस एंड ब्रेकियोडेलिस। आपने डायग्राम बना दिया। राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का, ये भी लिखना ज़रूरी है कि ये राइट आर्म है कि आपका लेफ्ट है, इसको लिखा जाना भी ज़रूरी है किस साइड का डायग्राम है। लेकिन कंटेंट्स आप देखते लिख दो कि मीडियन नर्व है, ब्रेकियल आर्टरी है, जहाँ से बिगिनिंग ऑफ द रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज हो रहे हैं, ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। ठीक है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई है, आपका रेडियल नर्व है अकम्पनीड बाय रेडियल कोलेटरल आर्टरी। ठीक है, और यहाँ पे हमको प्रोनेटर टेरिस और बाइसेप्टल एपिड्यूरोसिस और ब्रेकियोडेलिस की बात हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करोगे, आपको एनाटॉमी पास करना थोड़ा सा ईजी पड़ेगा, एंड बिकॉज दिस इज़ द राइट वे। ठीक है, फिर देखो क्लिनिकल एनाटॉमी, मैंने कहा था कि अगर आप क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, क्लिनिकल एनाटॉमी के 1-2 पॉइंट लिखने ही हैं। सबसे सिंपलेस्ट पॉइंट आपने उठा लिया कि मीडियन क्यूबोइडल वेन जो होती है, ये वो जगह है जहाँ पर हम इंट्रावेनस इंजेक्शंस देते हैं। बीपी जो होता है वो यूनिवर्सली रिकॉर्ड करते हैं हम ब्रेकियल आर्टरी में। ठीक है, और एनाटॉमी ऑफ द क्यूबोइडल फोसा इज यूजफुल बिकॉज व्हेन वी डील अराउंड विद द फ्रैक्चर्स ऑफ द एल्बो लाइक द सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर्स ऑफ द ह्यूमरस। तो जो भी हमारे क्यूबोइडल फोसा के अंदर के जो भी कंटेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत काम के हैं, एनाटॉमी हमारी काम की है, क्योंकि जब भी इस जगह पे कोई फ्रैक्चर होता है, एल्बो का कोई फ्रैक्चर होता है लाइक द सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, तब हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से पार्ट्स हमारे इन्वॉल्व हैं और कौन से आर्टरीज हमारी इन्वॉल्व हैं। ओके, इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चंस ले लिए। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे अराउंड। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 5 पेज ही लिखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 पेज ही लिखना है, 3 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा से 3 पेज ही लिखना है। थोड़ा कम भी लिख लोगे चल जाएगा। ठीक है, बट इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, भले तुम्हें कितना ही क्यों ना आता हो। अब इस चीज़ का ये क्यों सिग्निफिकेंट है, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन था पेंक्रियाज पर, ये जो हमने कल्याणी वाला पेपर देखा था ना, उसका ही क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द पेंक्रियाज अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब देखना, उसने कहा डिस्क्राइब इन डिटेल। ठीक है, उसने कहा क्या क्वेश्चन में, डिस्क्राइब इन डिटेल किसको, पार्ट्स को, रिलेशंस को, ब्लड सप्लाई को और डेवलपमेंट को। उसने कहा क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल, लेकिन पार्ट्स को नंबर कितने दिए हैं, 1। मैं क्या डिटेल समझा लूँगा इसकी, 1 नंबर का क्वेश्चन में कितना लिखूंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ब्लड सप्लाई कितने नंबर की पूछी, 1 नंबर की। रिलेशन पूछा 5 नंबर का, इस पर मैं थोड़ी दम लगाऊंगा, क्योंकि 5 नंबर का तो 4-5 डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे, 3-4 डायग्राम तो बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में पूछा 3 नंबर का, तो कम से कम 2-3 तो मुझे मतलब पेज ढंग से लिखने पड़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो उसने क्वेश्चन पूछा पार्ट्स, क्या करूँगा मैं, पार्ट्स ऑफ द पेंक्रियाज में सिर्फ एक डायग्राम है एनाटॉमी जो मैंने बीडीसी से उठाया, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ये सिंपल सा तुम डायग्राम बनाओगे, तुम्हारा काम खत्म हो गया। 1 नंबर में इतना ही करना है, ज़्यादा सा लिख लो, द पेंक्रियाज हैज फॉलोइंग पार्ट्स, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, दैट्स इट। क्योंकि 1 नंबर का था, 10 नंबर का होता तो मैं इस बारे में सोचता, 1 नंबर के मैं क्या लिख लूँ मैं। ठीक है, अब आते हैं रिलेशंस पे। अब रिलेशंस में चूँकि 4 पार्ट है तो चारों के अलग अलग रिलेशन होंगे, तो मैं हेड के रिलेशन लिखोगे, नेक का रिलेशन लिखोगे, बॉडी का रिलेशन लिखोगे, टेल का रिलेशन लिखोगे। ठीक है, तो अब जो अगर तुम बीडीसी खोलोगे तो वहाँ पे तुमको मिल जाएगा प्रॉपर्ली। हेड है, हेड की एक सुपीरियर बॉर्डर होती है, एक इन्फीरियर बॉर्डर होती है, एक राइट लेटरल बॉर्डर होती है। सुपीरियर बॉर्डर जो हो गई हमारे हेड की, वहाँ पर क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम। ठीक है, और पेंक्रेटोडियोडेनल आर्टरी। इन्फीरियर जो पार्ट है हमारा हेड का, वहाँ पर क्या है हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द डिओडेनम एंड इन्फीरियर पेंक्रेटोडियोडेनल आर्टरी। राइट लेटरल बॉर्डर जो है हमारी हेड की, वहाँ पर हमारा क्या है सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम और टर्मिनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट एंड एनास्टोमोसिस बिटवीन द 2 पेंक्रेटिकोडियोडेनल आर्टरीज। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस चीज़ को तुमको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, लेकिन वो भी डायग्राम अगर तुमने बना दिया, अगर मान लो तुम नहीं लिख पा रहे हो ये चीज़ पूरी थ्योरी, अगर मान लो तुम नहीं लिख पा रहे हो, टाइम कम पड़ रहा है, तुम ये डायग्राम बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि हेड के जो रिलेशंस हैं, ये फर्स्ट पार्ट के साथ, ये हमारा सेकंड पार्ट के साथ, हमारे थर्ड पार्ट के साथ, वो इस डायग्राम में दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस चूँकि 5 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा थ्योरी लिख देना, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लिख रहे हैं जो हमने नहीं दिखाई हैं डायग्राम में, जैसे पेंक्रेटिकोडियोडेनल आर्टरी, इसलिए हमको यहाँ पर ये थ्योरी थोड़ी सी लिखनी हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाती है। ठीक है, फिर देखो अब इसके एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं। हमारा अभी हमारा हेड ही चल रहा है। ठीक है, तो हेड के एंटीरियर सरफेस जो होता है उसमें क्या क्या रिलेशन में आ गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम, ठीक है, हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, फिर हमारा जियोजेनम विच इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द पेरिटोनियम। तो अब ये इस जगह पे ये थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम भी तुमने बना दिया तो तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कितने हो गए, 2 डायग्राम्स हमने बना दिए 5 नंबर के लिए। फिर पोस्टीरियर सरफेस में
सिर्फ डायग्राम बना दो, काम चल जाएगा। पॉजिटिव सरफेस में क्या क्या दिख रहा है हमारा, ये इन्फीरियर वीना कावा दिख रही है, ठीक है। ये हमारी इन्फीरियर वीना कावा हो गई, ये ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये इन्फीरियर वीना कावा हो गई। रेनल वेंस का टर्मिनल पार्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। फिर हमारा राइट क्रक्स ऑफ द डायफ्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, राइट क्रक्स ऑफ द डायफ्राम हो गया। बाइल डक्ट दिख रही है, ये हमारी ये बाइल डक्ट है, ये जो पीछे से जा रही है, ठीक है। पॉजिटिव सरफेस का हो गया। और अनसाइनेड प्रोसेस दिख रहा है हमारा, ये हमारा अनसाइनेड प्रोसेस जो है, ये यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है हमारा, इज रिलेटेड एंटीरियरली टू द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेजल्स इन द पोस्टीरियर ऑफ द एओटा। तो यहाँ पे उसके आगे ही हमारी एओटा है और हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेजल्स होंगे। इस तरह से तुमने ये डायग्राम बना दिया। अगर ये तुमने डायग्राम बना दिया तुम्हारा काम चल जाएगा। थ्योरी नहीं भी लिखोगे तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। जहाँ लिख पाओ लिख लेना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से आगे रिलेशंस ऑफ नेक। अगेन यहाँ पर फिर देखो, एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस रिलेशंस ऑफ द नेक, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ द नेक। डायग्राम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायग्राम से ही तुम थ्योरी लिख सकते हो, ओके। फिर बॉडी, फिर हम आ जाते हैं बॉडी पे। तो फिर देखो बॉडी का भी साथ सेम चीज़, आप डायग्राम बना दो द एंटीरियर एंड द इन्फीरियर रिलेशन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी में लिखा हुआ है अगर केवल वही चीज़ें आप नोट करके आ जाते हो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सो यू हैव सीन दैट आई हैव शिफ्टेड द होल थिंग फ्रॉम द थ्योरी पार्ट टू डायग्राम्स बिकॉज इट बिकम्स ईजी। इस तरह से क्या करोगे आप, उसके एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशंस जो भी हैं सारे, जो भी डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप लिख करके आते हो एग्जाम में आपका काम चल जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप डायग्राम्स बनाओगे, जितना ज़्यादा आप डायग्राम्स लेबलिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको फ़ायदा है। अब देखो डायग्राम में भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको हर चीज़ बहुत ही सुंदर बना के आनी है, ठीक है। तुम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लेकिन अब जैसे मान लो आपकी आर्टरी है, ठीक है, वो रेड कलर में, आपकी वेन है वो ब्लू कलर में, ठीक है। जैसे स्प्लीन को इन्होंने यहाँ पे अगर वायलेट कलर यूज़ किया, आप भी एग्जाम में वायलेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नर्व है येलो कलर में। इस तरह से आपके जो डायग्राम के जो कलरिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और इतना समझ में आए कि लेबलिंग प्रॉपर हो, आपको पता हो कि जो चीज़ आगे है वो आगे ही दिख रही है डायग्राम में, बस इतना हो। बहुत सुंदर बनाना ज़रूरी नहीं है। खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपका एक बहुत बड़ी वीकनेस ये है कि आपको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप डायग्राम तो बना सकते हो, उसकी लेबलिंग तो कर सकते हो, वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बराबर है। दैट थिंग विल हेल्प यू अ लॉट इन द फाइनल एग्जाम, ओके। इस तरह से आप क्या करोगे, अब देखो पेंक्रियास की सप्लाई, ब्लड सप्लाई पूछा था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। 1 नंबर के क्वेश्चन में मैं 2-4 लाइनें लिखूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। आर्टेरियल सप्लाई, पैंक्रियाटिक ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी, सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी, इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी, वेनस ड्रेनेज, स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड पोर्टल वेन्स, ठीक है। चाहो तो साथ में आप थोड़ा सा लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। पर 1 नंबर के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज ही होना चाहिए, 2-4 पॉइंट लिखने हैं, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। डेवलपमेंट पे था 3 नंबर का क्वेश्चन। डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा आपकी बीडीसी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन जितना भी दिया हुआ है 3 नंबर के हिसाब से उतना सफिशिएंट है, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ कि एक वेंट्रल बड होता है, एक डॉर्सल बड होता है, वो पहले फॉर्म होते हैं, उसके बाद वो फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होने के बाद उनसे पेंक्रियाज बनता है। वेंट्रल बड जो होता है वो अनसाइनेड प्रोसेस बना लेता है और इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द पेंक्रियाज बना लेता है। डॉर्सल बड जो होता है वो हेड, होल ऑफ द नेक, बॉडी एंड टेल ऑफ द पेंक्रियाज बना लेता है। तो इस तरह से 3 डायग्राम उन्होंने दिए हुए, तीनों डायग्राम्स को आप बना सकते हो, ठीक है। और आप जो डायग्राम में दिख रहा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसी चीज़ को आप आराम से अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हो, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और जैसा मैंने कहा हर आंसर के साथ साथ आपको क्या लिख करके आना है, तो हर आंसर के साथ आपको लिख करके आना है उसकी क्लिनिकल एनाटमी। जैसे डेवलपमेंटल एनामली दी हुई है, मैंने केवल 1-2 उठा लिए। डेवलपमेंटल एनामली ऑफ द पेंक्रियाज में जैसे एक क्या हो गया, एक एनुलर पेंक्रियाज है जो इंसर्कल करती है सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनम को, ठीक है। उस कारण से क्या हो जाएगा, डिओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है बच्चे में, बच्चा पैदा ही होगा इस प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। एसेसरी पेंक्रियाटिक टिश्यू वेरियस साइड से प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे डिओडेनम के साथ पे लगा हो सकता है एसेसरी पेंक्रियाज, जेजुनम पर, इलियम पर या माइकल्स डाइवर्टिकुलम पर। बट इतना आपने लिखा, 2 आपने लिख दिया क्लिनिकल एनाटमी या फिर उसकी डेवलपमेंटल एनामलीज। कुछ क्लिनिकल एनाटमी आपने लिख दी जो कि बहुत ही सिंपल है, कि पता है कि डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हो जाएगी अगर पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा, कार्सिनोमा यूजुअली हेड ऑफ द पैंक्रियाज में होता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो होता है एक सीरियस डिसीज़ है जो कि मम्स का कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इस तरह से आपको हर बार बहुत टफ चीज़ लिखनी ज़रूरी नहीं है, बट रेलिवेंट चीज़ लिख करके भी आप थोड़ा थोड़ा अपने पेज भी भर सकते हो और आपको उसके नंबर भी मिलेंगे। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट इट वॉज नीडेड बिकॉज ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, इवन कॉलेज के सीनियर्स भी नहीं बताते हैं, टीचर्स भी नहीं बताते हैं, ठीक है। और ये चीज़ पूरी इंडिया तक पहुंचाई जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि भाई आंसर लिखने में, खास करके लड़कों, अगर आपकी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो डायग्राम्स एटलीस्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 4 नंबर का क्वेश्चन हो 2 डायग्राम बना लो, 5 नंबर का क्वेश्चन है 3 डायग्राम बना लो, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है
कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो बना दो, नहीं तो उसके बारे में 4-6 लाइनें लिख करके आगे बढ़ जाओ। 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 पेज ही लिखोगे, 5 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज लिखोगे, 10 नंबर के क्वेश्चन में 6-7 पेज से ज़्यादा नहीं लिखोगे, ठीक है। सो ओवरऑल आपका मेन काम कॉपी भरना नहीं है, जितना भारी हो सके कॉपी वो बनाना नहीं है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। स्पेलिंग आप मिस्टेक करते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एनाटॉमी में स्पेलिंग पे ज़्यादा इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता, केवल ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप लिखने की कोशिश क्या कर रहे थे, है ना। लेवलिंग प्रॉपर करनी है, कलरिंग प्रॉपर करनी है, और इस तरह से अगर आप आंसर लिख करके आओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप एनाटॉमी में पास हो जाओगे। मेन मूल मंत्र ये है कि पिछले 5 साल के अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर्स उठाओ, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको ही ढंग से करो। जब प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होगा, जब प्री यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी करके जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। अनटिल एंड अनलेस आप केवल उन लिमिटेड चीज़ों को पढ़ के नहीं जा रहे हो जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछी जाती हैं, अगर आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको एग्जाम में आंसर याद नहीं आएगा एंड इट विल लीड टू फेलियर। बट इफ़ यू डू लिमिटेड थिंग्स, उसी को आप बार बार करते हो, ढंग से करते हो, लिमिटेड रिसोर्सेज से करते हो, यू कैन पास द एग्ज़ाम वेरी ईजिली। सो that was all about answer writing from my side. If you guys will comment biochemistry और you will comment physiology, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें आंसर लिखना और थोड़ा ईजी पड़ता है इन कंपेरिजन टू एनाटॉमी के। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एट डॉक्टर सौरभ जैन एम्स on Telegram. Okay, thank you.